भैया क्वेश्चंस तो कभी ख़त्म होते नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपके तो चैनल का नाम ही आर्यू केतु है, और आपसे प्रेरित होके मैंने हैशटैग बना लिया आर्यू राहु। तो अच्छा। केतु महाराज जी का आपने अपने चैनल पे बहुत प्रचार किया और आज तक करे और आगे भी हम करते रहेंगे। और मैंने राहु महाराज जी की जो एक बुरी छवि मार्केट में जो हमारी यूट्यूब में डली हुई है उसको चेंज करने की मैंने भी पूरी कोशिश की। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दीज नोड्स अगेन? क्यों इतना टफ है इनको डिकोड करना? ये कुछ समय पहले का अभी एक रिकॉर्ड करके राहु की बड़ी डेप्थ एनालिसिस डाली अच्छा। है, और वो आप उसको रेफ़र कर लें, कुछ टाइम पहले की है। अच्छा बट जस्ट टू रीकैप, जी। कि उसको रीकैप करना है, तो उसको रीकैप करने के लिए ये बता दूं कि मैं 3 प्लैनेट्स को बुरा नहीं मानता। अच्छा ये रिफ्रेशिंग योर नॉलेज, जो इसके बारे में बात हो चुकी है। वो 3 प्लैनेट है, मंगल, जी शनि जी। और राहु। मैं इनको बुरा मानता नहीं, अच्छा मानता ही नहीं। अब आपने स्पेसिफिकली राहु का पूछा है, तो राहु के बारे में मैं प्लीज। बताता हूँ कि राहु क्या है। जी बेसिकली राहु क्या है? चंद्रमा का पार्ट है राहु। जी चंद्रमा मेरा मन है। जी। अगर मैं इस मन को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ब्रॉडली, ठीक है। और मैं कहता हूँ मेरे मन की 2 स्थिति है, एक धरती है और एक परमात्मा है। जी बस सब कुछ धरती का धरती में आ गया, परमात्मा के स्वरूप में रिलेशनशिप, मेडिटेशन, प्रार्थना, जो कुछ मैंने भगवान से मानना है, तो उसको मैं मन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। जब मैं धरती के पार्ट की बात करता हूँ, तब मैं राहु की बात करता हूँ। जब मैं स्पिरिचुअल कोई भी पार्ट की बात करूँगा, तो मैं केतु की केतु की बात बात। करूँ। ऐसे ही कहना कि एक माँ के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का ये काम है, बेटी का ये काम है। माँ उनकी एक है, माँ चंद्रमा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक राहु है और एक केतु है। दोनों की बहुत अलग अलग नेचर है। एक धरती की बात करता है, एक परमात्मा की बात। मिलने की बात। जी अब राहु को क्यों बुरा नहीं मानता? क्योंकि राहु अकल है, राहु होशियारी है। अब होशियारी 2 पार्ट में हो सकती है। मैं इतना होशियार हुआ कि पढ़ लिख के मैं कमिश्नर बन गया। वो होशियारी मैंने देख के, वो चपरासी वाला एग्जाम्पल मैंने देख के कहा, साहब तो इतना कुछ कर रहे हैं जी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। बाबू जी ये फाइल के मैं ये लूंगा जी, वो लूंगा जी, ये भी राहु है। मैनिपुलेशन, तो गलत तरीके। ये लोअर लेवल का राहु है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल किताब में कहा कि मंगल नेक मंगल बंद, हाँ ठीक है, वो 2 मंगल मानते। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हर प्लैनेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड। इफ आई एम बॉर्न विद बैड, अगर मैं बैड से पैदा हुआ हूं तो मैं उसको गुड बना सकता हूं। ठीक है। और अगर मैं गुड से पैदा हुआ हूं, मान लो, तो मैं उसको बैड भी बना सकता हूं। अच्छे ग्रह भी मैं बर्बाद कर सकता हूं अपने कर्मों की वजह से, और बहुत बर्बाद ग्रह को भी मैं बहुत उच्च कोटि पे ले जा सकता हूं। क्योंकि मेरे जन्म की जो स्थिति थी, जो मेरा चार्ट, जो मेरा गोचर, जो मेरा हॉरोस्कोप उस टाइम पे बना, वो उसी टाइम का था जब मैं पैदा हुआ। मेरा रेस का स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से मैं शुरू हुआ वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कहाँ मैं ख़त्म होऊंगा वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डिसाइड करता, वो मेरी एनर्जी डिसाइड करती, वो मेरी दुनिया की समझ डिसाइड करती है, वो मेरा डिसीजन डिसाइड करता है कि मैंने गलत राहु को फॉलो करना है या स्ट्रॉन्गर राहु को फॉलो करना है। तो धरती का जो भी काम है, तो उसके लिए आपको दिमाग चाहिए। मान लो आपने बिजनेस करना है कोई, जी मान लो आपने फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा कोई बैंकर बनना है, जी। तो उस सब चीज़ के लिए उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और इन डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है, और उसको हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, उसकी उस काम की समझ की गहराई बहुत होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ एक टीम बैठी है जो रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। उन रिकॉर्डिंग की जितनी गहरी समझ होगी उतना इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा। निकलेगा। जब मैं समझ को गहराई में ले जाता हूँ, तो मैं राहु को इग्नाइट कर देता हूँ। तब राहु काम आता है कि जी कैसे डी कोड करना है, ये तो बड़ा ही मुश्किल है जी।
ये तो काम हो ही नहीं सकता। कोई तो है बना इसके लिए जो इस काम को चुटकियों में निपटा देगा। बिल्कुल। मैं बैठूंगा एडिटिंग करने के लिए तो शायद 2 साल लग जाएंगे। कोई समझदार आदमी बैठेगा तो 20 मिनट में 15 मिनट में वो सारा काम कर देगा। तो जिसको जिस काम की गहराई आनी शुरू हो जाती है वो राहु। इसीलिए लोग राहु से डरते हैं कि जब वो बीमारी देता है तो भी गहराई की देता है, हाँ। लाइलाज देता है। जब वो पूरी फैल जाती है तब सामने आती है। तो जब आप ब्रेन के सिस्टम को समझना चाहते हैं तो राहु उसमें बिजली का काम करता है, इतनी तेजी से वो चलता है धरती के कामों में। तो उसको क्या अच्छा लगता है? उसको पैसा कमाना अच्छा लगता है जी। ये नहीं कि उसको उड़ाना है, उसको दिखाना है, बट उसको अपने आप से कंपटीशन हो जाता है कि पिछले साल मैंने 10 रुपये कमाए थे, इस बार मैंने 50 कमाने हैं। तो तू 50 रुपये क्या करेगा? वो मैं नहीं जानता जी, वो पढ़े। तो तभी राहु को कहा जाता है कि जी वो छप्पड़ फाड़ के देता है। जी वो छप्पड़ फाड़ के नहीं देता है, वो आदमी इतना होशियार है कि वो छप्पड़ फाड़ के कमाना जानता है। तो 1 लाख में कोई एक केस होगा उसकी लॉटरी निकल गई राहु की वजह से, बट बाकी तो सारे के सारे मेहनत करने वाले हैं राहु और जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो मिसकंसेप्शन राहु के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में कि जी ऐसा करता है। फिर एक कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आता है भी, राहु छठे घर में बहुत अच्छा है जी, ये वो ऋण रोग शत्रुओं को नाश कर देता है। कैसे नाश कर देता है? को भगवान कृष्ण आ रहे सुदर्शन चक्र चलाने के लिए, मगर उसका दिमाग कहाँ पड़ा? अर्थ वाला, धरती वाला, वो ऋण रोग शत्रु में पड़ा है। वो चौकन्ना है, वो देख रहा है ये मेरे को खाएगा, बहुत लॉजिकली समझाया आपने। ये मेरे को खा सकता है, इसके करने से मैं बीमार पड़ सकता हूँ। आप देखेंगे राहु छठे वाले आपको कभी भी किसी चीज़ में इंडल्जेंट दिखेंगे ही नहीं। दारू पीनी है, लिमिटेड। खाना खाना है, लिमिटेड। लोगों को किस डिस्टेंस पे रखना है, लिमिटेड। क्योंकि अकल की बारीकी इतनी है, उसके साथ आप होशियारी कर रहे हो तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये यहाँ पे शैतानी हो रही है मेरे साथ। सेम केस विद राहु इन द 10th हाउस। जी। अब कर्म के स्थान पे आपके प्रोफेशन में काम कर रहा है, वो तो उठता जा रहा है। क्यों उठता जा रहा है? क्योंकि वो ऑफिस पॉलिटिक्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है कि कौन मेरी टांग खींच रहा है, इसके साथ मुझे ज़्यादा दोस्ती करनी, इसके साथ मुझे कम दोस्ती करनी है, ये शरीफ आदमी है, ये बदमाश है, ये बदमाश का ख्याल करना है मैंने। राइट। सेम थिंग हैपेंस विद राहु इन द 11th हाउस। कहाँ पैसा लगाऊं 2 रुपये कि इसके 20 बन जाए। जी। यही शास्त्र में पढ़ते हैं ना कि राहु इन द 11th, माय गॉड यू विल बी वेरी रिच। दिस क्यों रिच भाई? बिकॉज वो जानता है कि 2 रुपये से 20 रुपये कैसे बनाए जाते हैं। वो ये जानता है कि बगैर पैसे लगाए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। राइट। वो यही करने के लिए इस धरती पे आया है। राहु इन द 3rd हाउस, मैं उसको बड़ा अच्छा मानता हूँ क्योंकि मैंने इसे देखे है कि राहु इन द 3rd हाउस, उनको उनकी किस्मत में जो नहीं लिखा उनके माइंड में ही घुस जाए कि मेरे को ये हासिल करना है, बस वो हासिल कर लेते हैं। मैं तो जब भी राहु 3रे 10वें में हो तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, भाई तेरा हॉरोस्कोप तो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, मेहनती है तो जो मुझे कहता है ना बहुत मेहनती हूँ सर, आप सोच नहीं सकते कितना मेहनती हूँ, तो मैं उसको हॉरोस्कोप बंद करता हूँ। मैंने भैया तू किस्मत के परे निकल गया। नाउ यू हैव एक्चुअली वन ओवर योर डेस्टिनी। तू अब अपनी मुकद्दर नसीब से ऊपर चला गया क्योंकि तेरा केतु 9th हाउस में बैठा है। जी। भगवान तेरे को गाइड करने के लिए इंट्यूशन दे ही रहा है कि ये नहीं ये कर। राहु तेरा 3रे में बैठा है, मेहनत से तू डरेगा नहीं, दिन रात एक कर देगा हासिल करने के लिए। उधर भगवान की शक्ति, इधर तेरी अपनी शक्ति, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। तो आई स्पेसिफिकली से व्हेन राहु इन दी 3rd and 10th, मैं इन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे कुछ ऐसे जानकार हैं जिनको मैं काउंसिल के लिए, लोग मुझे बुलाते हैं काउंसिल के लिए, उनको मैं काउंसिल के लिए बुलाता हूँ कि यार मेरे पास बैठो, ये मेरे बिजनेस में ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन। तो सबसे पहले जितने भी स्ट्रॉन्ग राहु वाले हैं ना, उनके पास में ऐसे ऐसे तिकड़म होते हैं, ऐसे ऐसे उन चीज़ों के इलाज होते हैं कि आम आदमी तो हमारे जैसा सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जहाँ आम आदमी की अकल खत्म हो जाती है वहाँ राहु अर्थ शुरू होता है। दैट इज़ वाई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बिजनेसमैन, मैं आम आदमियों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिशियन उस लेवल के, बिजनेसमैन हो गए, ऑफिसर्स हो गए, सीक्रेट एजेंसी में काम करने वाले, पुलिस के ऐसे ऐसे अफसर मैंने देखे। मतलब वो चलते हुए को
भाप लेते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हो, इतने इंटेलिजेंट होते हो। यार मेरे को बड़ा अचंभा होता है उनकी नॉलेज देख के, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई किताबों में सिखाई नहीं गई। राइट। कोई इंट्यूशन आया, कोई प्रैक्टिकलिटी से सीखे, कई जीवन के उससे सीखे। तो राहु मेरी नज़र में अपने आप में सबसे ज़्यादा गलत इंटरप्रिटेशन वाला एक प्लैनेट है। जी जी इसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी बात कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी। तो ब्रेन की गहराई को समझने के लिए धरती पे ये आदमी कैसा चलेगा, ये मुझे कोई भी आदमी मुझे धोखा देगा या मेरे साथ चलेगा, उसके लिए मुझे उसका सिर्फ राहु पढ़ना है बस। अगर उसका राहु कमज़ोर है तो वो मेरे से कुछ लेगा और मतलब निकलने के बाद छोड़ के भाग जाएगा। अगर उसका राहु स्ट्रांग है तो वो जब मेरे से कुछ लेगा तो वो मेरे साथ खड़ा रहेगा कि इसने मुझे कुछ दिया है, इसको मैं कुछ वापस करके जाऊँगा। ये डिफरेंस है एक वीक राहु और स्ट्रांग राहु। भैया 2 सवाल है इसमें, और 2 सवाल। अब आपने उसके अच्छे घर भाव तो बता दिए, आप किस भावों में उसको कमज़ोर पाते हो? मैं किसी प्लान को किसी भाव में कमज़ोर नहीं मानता। अच्छा। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। आपने किचन में काम करना है तो आपको एक तेज़ चक्कू चाहिए, चॉपिंग करनी है, आप बिल्कुल नीड अ नाइस शार्प नाइफ, तेज़ चक्कू चाहिए आपको। ठीक है। बट मैं आपको इतनी बड़ी तलवार ला के दे दूँ, आपको कहूँ भिंडी काटो उससे, तो आप क्या करोगे? राइट। और ये पॉसिबल नहीं है। तो जो जहाँ के लिए बना है, तो इसीलिए मैंने घरों का एग्जाम्पल उपाच्य के दिए। 3, 6, 10 और 11 उपाच्य घर हैं। ये इस धरती के अर्थी हाउसेज है, ये आपको इस धरती में उठाने आए हैं। और उठाने वाले में अगर बहुत तेज़ दिमाग पड़ जाए तो वो आपको कई गुना उठा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु इन द 9th इज़ बैड, राहु इन द 4th इज़ बैड और राहु इन द 5th इज़ बैड। मगर ये है कि वो उसकी जगह है, वहाँ उसका बेस्ट उपयोग मोस्ट कंफर्टेबल है। नहीं, कंफर्टेबल नहीं, वहाँ उसका बहुत उपयोग हो सकता है। अच्छा। मतलब वो चक्कू तेज़ वाला भिड्डी काटने के लिए बना है। तो आप कहो जी ये चक्कू तो बड़ा तेज़ है जी, इसका क्या काम है जी। अब लड़ाई में लड़ने के लिए मैं आपको वो चक्कू दे दूँ तो वो बेकार हो गया। राइट। वहाँ आपको तलवार चाहिए, मगर किचन में तो आपको एक छोटी सी नाइफ चाहिए। तो कोई भी प्लैनेट कहीं पे भी है, वो उसको अच्छा बुरा देखिए। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ डिफाइंड हो कि जी ये यहाँ सही है, ये यहाँ गलत है। हाँ एग्जैक्टली। इतनी अगर आसान ज्योतिष होती तो अभी तक हम क्यों पढ़ रहे होते? जी तो ठीक बात है। आज 30 साल हो गए पढ़ते हुए, आज भी लगता है कि 0/0 ही है, जहाँ से शुरू करे थे वहीं के वहीं थे। तो कोई कहे कि हमको आता है, बिल्कुल दुख की नहीं आती। अभी भी इस बात में समझ जाते, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अभी भी फंस जाते हैं कई बार। राइट। कई लोग कहते हैं वैसे तो आपको तो 2 मिनट लगने चाहिए और उसको देखने के लिए, मुझे तो 10-20 मिनट लगते हैं वही देखने में। वो टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, किस एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही। तो ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली कहाँ अच्छा होगा। राइट। मान लीजिए मैं एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरा अनफॉर्चुनेटली राहु ऐसी जगह में पड़ा है जहाँ वो अर्थ के बारे में सोचता ही नहीं। तो मेरे पिताजी ने मुझे इतनी बड़ी हज़ारों करोड़ की विरासत दी है, मुझे वो समझ ही नहीं आ रही। यूज़ ही नहीं करनी यार। जी। मेरे पिताजी कहते हैं कि भाई बैठो भाई इस कुर्सी पे और अपनी फैक्ट्रियाँ संभालो, और मैं कहूँ जी मेरे तो बस का ही नहीं है। तो कहेंगे भगवान कैसी औलाद दी मेरे को, इतना बड़ा एम्पायर मैंने सेट करा, एक ही मेरा औलाद है देखने वाली, वो ही नहीं देख रही। अब वो उस चक्कर में आ जाता है, मगर वो औलाद उस दिमाग के लिए बनी ही नहीं। तो आप क्या कह सकते हो, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया बताया। तो कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जिसका राहु इतना पावरफुल है जो आगे संभाल सकता है। राइट। ये जो चीज़ें कि पर्टिकुलरली ये डिफाइन करना, ये अच्छे लेवल की एस्ट्रोलॉजी में नहीं पॉसिबल, क्योंकि कभी कभार इंटरनल स्ट्रेंथ एक प्लैनेट दूसरे को दे रहा है, राइट। दिख कुछ और रहा है, अंदर से हो कुछ और रहा है। जैसे मान लीजिए राहु बड़ा स्ट्रांग है, बट आपने अपनी माता की इज्जत नहीं करी, राइट। आपका झगड़ा आपकी माता से रहता है, राइट। तो आपने अपना चंद्रमा वीक कर लिया। तो जब माँ कमज़ोर होगी तो बच्चा अपने आप कमज़ोर ही पैदा होगा, 100%। और वो बार बार कमज़ोर होता ही जाएगा। तो कितना भी स्ट्रांग राहु 3rd हाउस में पड़ा हो, अगर मदर को सुख नहीं दिया है तो ये राहु बेकार है। ये अब आपसे छल करवाएगा, उल्टा आपको फंसवाएगा, क्योंकि जो कर्म उधर गलत करे हैं उस कर्म की सज़ा आपको मिलनी है। और मैंने कहा ना, भगवान के लिए बड़ा आसान है, 1 मिनट आपकी बुद्धि का स्विच ऑफ कर देंगे वो बस, और आप ऐसी ऐसी गलती कर जाओगे
कि वो समझते हैं जी जेल हो गई जी, कारावास हो गया जी। अब राहु आपका 4th से 12th बैठा है, इसी के लिए आपको जेल हो गई। अब जोड़ तोड़ के तो कुछ भी मिला सकते हैं। पोस्टमार्टम करना आसान है। बहुत आसान है कि इवेंट हो गया जी, मैं तो कहीं ना कहीं से तो ज्योतिषी हूँ, तो जोड़ तोड़ के बना ही दूंगा जी। मगर बात यह है कि अगर राहु आपको स्ट्रॉन्ग करना है जी। तो आपको आपकी माता की सेवा करनी ही पड़ेगी। और मेरे को इससे याद आया भैया, आप ही के आई थिंक हमने आर्यू केतु में इसमें देखा था, उसमें आपने डेलिबरेटली बोला है, डेलिबरेटली, कि चाहे रेमेडी के बेस में करो करो। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, शास्त्रों ने कहा माता पिता भगवान है, भगवान की सेवा ना करो। इसमें बहुत अच्छी कहानी भी बनी थी गणेश जी के ऊपर जी। कि जब ऐसी स्टोरीज आती है कि जी जो धरती का सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा उसको मैं श्रेष्ठ पुत्र मानूंगी। तो ऐसी कुछ था। तो अब धरती का चक्र लगाने के लिए वाहन निकाले सबने, देवी देवताओं ने सबने निकाले। गणेश जी फटाफट गए, माता पिता के चक्कर लगाए और वापस आगे बैठ गए और फर्स्ट आ गए। तो उसके पीछे कहानी नहीं है, उसके पीछे ये बताना है कि औलाद के लिए सबसे पहले सूर्य और चंद्र है जी। सूर्य और चंद्र का मतलब है अगर मुझे इस धरती पे रहना है ठीक ठाक तो आत्मा और मन ये स्ट्रांग होने चाहिए। ये स्ट्रांग कौन करेगा? माता और पिता। सूर्य और चंद्र, पिता और माता, इनका आशीर्वाद ही वीक प्लैनेट को स्ट्रांग करेगा। बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि धरती में हमारे जो सिस्टम बने हुए थे हिंदू शास्त्र में वो बड़े साइंटिफिक हैं। उसको रिलीजन का नाम इसीलिए दिया क्योंकि रिलीजन में क्वेश्चन नहीं करता कोई कि जी मैं ऐसे पूजा करूं तो मेरे रिलीजन में ऐसे, मेरे ब्रदर जो मुस्लिम्स हैं वो ऐसे पूजा करते हैं, तो वो कोई ये तो नहीं पूछता कि आपने यूं क्यों करा। जी। उसके पीछे रीज़न होगी, हम खैरात कह रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं जी। बट एक सिस्टम बन गया। तो उधर पूजा का तरीका ये है, इधर ये है। फ़र्क क्या है इसमें? जी। फ़र्क ये है कि दोनों मिलने चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए किसी ना किसी पॉइंट पे, एनर्जी आगे ज़ीरो होनी चाहिए, चाहे वो आप यूं करो चाहे यूं करो। ऐसे ही जो भी हमारे सिस्टम बने थे वो उसको रिलीजन का आपने रूप दे दिया बस, कि कोई उस पर क्वेश्चन ना करेगी। जी माता पिता की सेवा करनी है, बिल्कुल करनी है जी। हर हालत में करनी है जी। कोई उसमें इफ एंड बट ही नहीं है। तो आपका रिलीजन नहीं पूरा हो रहा, आपका अपने कर्म कट रहे हैं उसमें से। जी। सिंपल इज दैट। एक और सवाल भैया, क्या हमें राहु आध्यात्मिकता की तरफ लेके जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? फिलंथ्रॉफी कौन करता है? जिसकी जेब में पैसे हो। अब मैं आपको कहूँ अमन जी 1 करोड़ रुपए देना जी, जी। तो आप कहोगे यार भैया क्या बात है, कोई 5-10 हज़ार की बात करो, हद मार के 20-30 हज़ार की बात करो तो मैं मेहनत करूँगी कुछ। आप सीधा ये कह रहे हो। राइट। मगर जब रतन टाटा फाउंडेशन हम देखते हैं तो कितने हज़ारों करोड़ लग गए जी। राइट। तो फिलंथ्रॉपी, दान पुण्य करना वो करेगा जिसकी जेब में फालतू पैसे हैं। राइट। और राहु वालों के पास, स्ट्रॉन्ग राहु के पास हमेशा पैसे फालतू होते हैं, तो उनसे तो कभी भी चैरिटी करवा लो। और स्ट्रॉन्ग राहु वाला अपने आप ही करता रहता है, मगर क्योंकि वो सीक्रेटिव है तो वो डाइवर्ज नहीं करता। वो आपको ये नहीं बताता ढिंडोरा पीट के बोर्ड लगा के कि जी मैंने आज इतने लोगों को रोटी खिलाई है, या मैंने ये मंदिर बनवाया, या मैंने हॉस्पिटल बनवाया, या मैंने ये काम करा, या मैंने इतने गायों की सेवा करी है, या मैंने गौशाला में ये दान दिया है। ये इतने सारे मेरे बनिए मित्र हैं, मैं उनकी बड़ी सिफत करता हूँ इस बात के लिए कि वो बहुत दान पुण्य करते हैं, मगर शायद वो घर पे भी नहीं बताते हैं क्योंकि बाहर दुकान और वहीं से ही सारा चला जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग राहु वाले बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं क्योंकि उनके पास है कुछ देने के लिए। हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, हम क्या देंगे? नहीं, क्योंकि ये एक परसेप्शन है ना कि राहु स्पिरिचुअलिटी से या धार्मिकता से नहीं जोड़ सकते। गलत है, गलत है। गलत है, टोटली गलत है। राहु इज़ दी ओनर ऑफ अर्थ। जी। वो धरती का मालिक है, धरती का मालिक ही तो परमात्मा। जब आप धरती को जीत लेंगे, जब आप, जैसे हमने स्टार्टिंग इस कन्वर्सेशन की शुरू करी थी, भगवान गौतम बुद्ध ने लड़ाई लड़ ली, राइट। मार दिया लोगों को, राइट। तो वो क्या था? वो भी तो राहु था ना, मैंने जीतना है, राइट। मैं हार के नहीं आऊँगा, मैं जीत के आऊँगा। राइट। तो वो भी तो राहु ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी राहु ने उस रास्ते से उठा के स्पिरिचुअलिज्म में डाल दी, वो भी तो राहु ही था। ऐसा तो नहीं है कि एक बार प्लैनेट ऑन हो जाए और एक बार स्विच ऑफ हो जाए। राइट। 24 घंटे हर प्लैनेट काम करता है। सिर्फ जब दशा अंतरदशा आती है तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, बाकी सब थोड़े से नीचे हो जाते हैं। भाई ये मतलब नहीं है कि सबकी एनर्जीज डिमिनिश हो खत्म हो गई। जी। जी। सो राहु विल वर्क फॉर एवर। बट कोई कहे जी राहु गलत है। मैं, राहु इज़ अ गुड प्लैनेट टू हैव,
प्रोवाइडेड आप उसको वीक कैसे ना use? करें, जी। आप वीक ना करें उसे। भैया नेक्स्ट सवाल, बहुत जल्दी नए साल पे शनि महाराज हमारी मीन राशि में आएंगे जो 30 साल लेते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस ट्रांजिशन से? देखो, इस दौरान में सबको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। ओके। कट थ्रोट कंपटीशन जो है वो वर्ल्ड से थोड़ा कम हो जाएगा, लड़ाइयाँ शांत हो जाएगी, अच्छा। उनके कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए लोग आगे आ जाएंगे। जी। चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे इराक ईरान का मामला हो, चाहे किसी भी तरीके के कोई भी फैसले हो, जो बड़े चारे जो अभी तक फंसे पड़े हैं सारे हो जाएंगे। हेल्थ का ख्याल क्यों रखना है? जी। जो अर्थ का मालिक प्लैनेट है वो वाटर के एलिमेंट में आ जाएगा। राइट, या वाटर एलिमेंट। हाँ। आज इस समय नींव पड़ेगी लॉन्ग टर्म डिजीज की, तो जो लोग सैर करते थे वो सैर करते रहें, कृपया लेथार्जिक ना हो बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा हेल्थ का ध्यान रखें। और आप कहिए जी मुझे तो कुछ हो नहीं रहा जी, आप तो कह रहे थे जी सैटर्न मीन में आएगा तो हेल्थ का ख्याल रखो, मैं तो भला चंगा हूँ जी। मैंने क्या कहा, डेप्थ की बात समझिए कि अभी बीज डाला जाएगा, नींव रखी जाएगी, क्योंकि इसके बाद सैटर्न नीच का हो जाएगा, जी। तो बीमारियां उस दौरान खुलेंगी। ओके, तो 2.5 वहाँ साल तो ऐश कर लो, फाउंडेशन। हाँ हाँ। 2.5 साल ऐश कर लो ना। राइट राइट जब वो 1 नंबर में आएगा तो समझ में आएगी आपको कि ये क्या हो गया जी, राइट। ये क्या हो गया जी। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है फाइनेंसिस की थोड़ी सी ईज़ हो जाएगी, लोगों के पास जमा पैसा होगा, काम धंधों के मामले में लोगों का इतना दिमाग ख़राब नहीं होगा जितना अब हो रहा है। अभी वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न महाराज जी जब 1 नंबर में आएंगे तो वो तांडव कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और उसकी नींव यहाँ रखी जाएगी। बहुत टाइम पहले भी मैंने ये कहा था, आप इस ट्रांजिट को देखें जब हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 में चलेंगे। हमारे यहाँ पे इंडिया की, भारत की बहुत तरक्की हुई है राइट। जब से सैटर्न 6, 7, 8 को छोड़ के 9, 10, 11 तक आया। ये ट्रांजिट हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हम प्रॉब्लम से निकले। वर्ल्ड की इकोनॉमी में जहाँ हमारे पास पैसा नहीं था, कॉफर्स खाली थे, जी। एक नीचे से सैटर्न से उठा हुआ आदमी उठ के आया, जो सूर्य नहीं था बट शनि था। जी। ही केम फ्रॉम रॉक बॉटम। बिल्कुल, बड़ी धरती से नीचे से उठते उठते, रैंक से उठते चीफ मिनिस्टर से आगे 3 बार, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर दोबारा प्रधानमंत्री, फिर लोगों इंटरनेशनल लीडर बनते हुए, फिर प्रॉब्लम्स को निकलते हुए। तो सैटर्न ने वो पावरफुल इंडिविजुअल्स को उठाया, और ऐसे ही सोसाइटी में बहुत लोग नीचे से उठ के उन्होंने बहुत काम करा। काम किया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये ट्रांजिट इंडिया के लिए, भारत के लिए इतना बढ़िया रहा। इसमें बहुत लोगों ने अपने कामों को डेवलप करा, जो गरीब थे वो थोड़े थोड़े ऊपर आए, जो आदमी जिसके पास कुछ नहीं था उन्होंने कुछ इस्टेब्लिशमेंट करी, और उसको जैसा भी हो, मगर वो लोग उठ के ऊपर आते जाए। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आते आते बहुत बढ़िया हिसाब किताब सेट हो गया। कंट्री का बोलो, देश का बोलो, हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए सैटर्न एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। हमारा असेंडेंट 2 नंबर का है, राइट। तो हमारे लिए सैटर्न एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट रहता है। ओवरऑल मासेस में इम्प्रूवमेंट आई, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़े, हमारी अपनी प्रोग्रेस 7 नंबर 8 नंबर से उठते 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 ऊपर हम आ गए। ज़्यादातर चीज़ें वाइट में आ गई, हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। राइट। तो आप देख रहे हैं कि एक ठेले वाले के पास में भी पेटीएम वगैरह। पेटीएम आ गया। क्यों आ गया? सैटर्न का ट्रांजिट इतना स्ट्रांग था। बट फ्लिप साइड में देखो, जो हमारे से ऑपोजिट नेशंस है वो सारे नीचे की तरफ जाते, तो वेस्ट वाज स्टार्टिंग टू गो डाउन, जी। ईस्ट इज स्टार्टिंग टू गो अप नाउ। भैया सवाल तो शनि महाराज जी से स्टार्ट किया था, और मेरा लास्ट सवाल भी इसी पे था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हमारे भारत का फ्यूचर क्या है? देखिए, हमारी ना एक प्रॉब्लम है, हम एक बहुत रिच कंट्री है मगर कागजों में नहीं। जी। कागजों में नहीं है। राइट। बहुत थोड़े से लोग इनकम टैक्स देते हैं, राइट। ज़्यादातर लोगों को कैश ट्रांजैक्शन है। राइट। ये जो सैटर्न का ट्रांजिट था ना, इसने बहुत परसेप्शन बदल दिया। पीपल वांट टू बी फ्री नाउ। राइट। नोटबंदी हुई, कितनी हाहाकार हुई, राइट। सब लोगों ने कहा कि हमारा देश बर्बाद हो जाएगा जी, ख़त्म हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। Right. बहुत से नेता आके कहे कि ये क्या हो गया जी,
मगर ये क्या हुआ कि नोटबंदी के बाद भी आपकी इकोनॉमी ठाठा ऊपर जाती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। राइट आप वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाली कंट्री बनते जा रहे हैं। राइट आप इतना गोल्ड खरीदते जा रहे हैं आप, Right. कहाँ से आ रहा है पैसा? राइट और नोटबंदी के बाद भी आ रहा है। राइट तो इंडिया का फ्यूचर ये नहीं है। इंडिया का फ्यूचर ये है कि धीरे धीरे हम एक पैरेलल इकोनॉमी से वाइट इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे। और ये बहुत हद तक सैटर्न 2 नंबर में आते आते तक टॉरस में जब तक आएगा, जब तक लगन में आएगा ये जब भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। सॉरी। तो अगर मुझसे पूछें क्या ब्राइट है, तो हम एक पावरफुल नेशन बनने जा रहे हैं जिसमें बड़े सारे रिच लोग अब सामने आएंगे। बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री के, बड़े बड़े लोग कंप्यूटर्स के, बड़े बड़े ट्रेडिंग के लेके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और लगने वाली हैं। तो आप कहिए अडानी अंबानी हर बार सब लोग सुना देते हैं ना, बट अडानी अंबानी कई सारे अब आप कुछ 5-7 साल में देखेंगे कि उस लेवल पे कई सारे हिंदुस्तानी उस लेवल पे आके खड़े हो गए। ये कितने सारे स्मार्टअप प्रोग्राम्स हैं जो ये पिछले हमने 2-3 साल के अंदर देखे। धीरे धीरे, बट ये है कि अब वो ठीक है छुपे हुए थे शायद, या नीचे थे, या अपने शेल में थे, तो वो धीरे धीरे इनकम में उनका दिखना शुरू हो जाए। तो सैटर्न मासेस का लॉर्ड होता है, और जब जब सैटर्न स्ट्रांग होता है तब तब मासेस, आम आदमी जो होता है वो बहुत तरक्की करता है। क्योंकि जैसे आपने आई थिंक शनि वाले सेगमेंट में इसका मेंशन भी किया कि ग्लोबल लेवल पे भारत की इमेज बहुत स्ट्रांग हुई है पिछले 2-2.5 सालों में। देखो इतनी स्ट्रांग हुई है कि आप कहो जी ये वॉर हो रही है जी, अगर इंडिया चाहे तो 1 मिनट में रोक सकते हैं। राइट या पॉलिटिकली मैं उसको नहीं कहना चाहता, मगर अगर हमारे प्रधानमंत्री चाहें तो आज रोक सकते हैं। राइट तो इतना एक पावरफुल नेशन का एक लीडर इतना पावरफुल है कि बैठ के वो चीज़ों को सेटल कराया जा सकता है। एंड आई एम श्योर वो लोग कर भी रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि पाइसेस में आते आते सैटर्न ने क्या रूप लेना है, किस तरीके की सारी चीज़ें सेटलमेंट होनी है, कैसे देश का, दुनिया का कैसा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होने वाला है। बहुत हद तक फोकस काम पे, पैसों पे, इन चीज़ों पे आने वाला है, अपनी तरक्की पे आने वाला है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी वो है एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं करने वाले लोग। ये एक प्रॉब्लम हो वाटर से रिलेटेड, खासकर वाटर पोल्यूशन अंदर। तो इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं करने वाले तो धरती के लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो सैटर्न पाइसेस में आके प्रॉब्लम्स और दिक्कतें ज़्यादा धरती के लिए दे सकता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट फ्लडिंग, पोल्यूशन ऑफ वाटर, इनसेसेंट मतलब इनकंट्रोलेबल रेन्स, जहाँ पे फ्लड नहीं होना, जहाँ पे सूखा वहाँ पे, हाँ ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इंडिविजुअल और ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में अर्थ की भी बात कर रहा हूँ साथ में, कि अर्थ का भी ख्याल करना चाहिए। तो पीपल शुड बी कंसिडरेट कि कूड़ा थोड़ा सा संभाल के चलें, ना उसको ज़्यादा गंदा करें। बट ठीक है, सबके कर्म आपके। क्योंकि इसके साथ साथ ना रिवर्स माइग्रेशन भैया बहुत हो रही है। वो सैटर्न की वजह से हुई। मैंने कहा ना 6-7 आप पूरा देख लें सिस्टम को। 6 नंबर में जैसे ही सैटर्न आया था, वर्गों में जैसे ही सैटर्न आया, तो उसने अपनी प्रोग्रेस को कई गुना बढ़ाना शुरू कर दिया। ये हो गया। तो अर्थ में ये हुआ हिंदुस्तान के लिए कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आप सोच सकते हैं कि कितने 5-5 साल के हमारे पास साइकिल आए जिसमें चीज़ें हमारी होती गई। 7 नंबर में आते ही तो वैसे ही एक अच्छा नेता हमको मिला, एक अच्छी टीम हमको मिली। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब को देख लो आप, जिस तरह के हमारे रिस्पांस चल रहे हैं, वो भी तो सैटर्न ओरिएंटेड है, पतले बिल्कुल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, जयशंकर जी तो दिखते ही बिल्कुल सैटर्न ओरिएंटेड। तो आप सोच सकते हैं कि वो भी कहाँ से कहाँ लेके कहाँ तक जाके, और इंडिया भी पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है काफ़ी। तो आप देखेंगे सैटर्न ओरिएंटेड जो लोग थे वो ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। भैया ये सवाल तो कभी ख़त्म नहीं होंगे और आज तक कभी हुए भी नहीं, और मैं आगे भी यही विश रखूँगा कभी हों भी। तो ये तो कभी ख़त्म नहीं हुए, बट मेरे को आपने अपने पास बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी दोबारा, जो हमारा हमेशा एक मकसद रहता है कि मोर क्लैरिटी ऑन ज्योतिष, और ज्योतिष का एक अच्छा प्रचार सबके समक्ष जाए। तो थैंक यू फॉर हैविंग अमन जी का टाइम निकालने के लिए, इस आप लोगों का सवाल लिखने के लिए। और इस डिस्कशन में जनरली ये अच्छा रहता है कि ये एक इंसान के सवाल नहीं है, ये कई सारे सवाल कई सौ लोगों के हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगली बार तक के लिए थैंक यू वेरी मच, प्रणाम, टेक केयर, थैंक यू।